हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं जो आपका सब्जेक्ट सोशल साइंस यानी कि सामाजिक अध्ययन हो जाता है। इसके जितने भी 2016 से 2023 तक के जितने भी अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस हैं उनको हम कंप्लीट करेंगे एक ही क्लास में। सो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि हर एक चीज़ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। और फ्रेंड्स, कहना चाहेंगे कि अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और सेशन अच्छा लगे तो एक लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं, सबसे पहले हम 2016 का जो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है वो देखते हैं। यहीं से स्टार्टिंग करते हैं। भारत में मुगल वंश की नींव किस शासक द्वारा डाली गई? तो मुगल वंश की जो नींव हो जाती है वो बाबर द्वारा डाली गई। चौसा का युद्ध किनके मध्य हुआ? तो चौसा का युद्ध हुमायूं व शेरशाह के मध्य हुआ था। शेरशाह के बचपन का क्या नाम था? तो शेरशाह के बचपन का नाम फरीद हो जाता है। और जहांगीर द्वारा लिखी गई आत्मकथा का नाम लिखिए। तो जहांगीर द्वारा लिखी गई आत्मकथा तुझके जहांगीरी हो जाती है। दीवाने खास तथा दीवाने आम किस शासक द्वारा बनवाए गए थे? तो दीवाने खास और दीवाने आम शाहजहां द्वारा बनवाए गए थे। निम्नलिखित में से धात्विक पदार्थों को छाट कर लिखे, यानी जो धातु हैं उनको छाटना है। तो इसमें आप देख सकते हैं लोहा है, गंधक है, अभ्रक है, तांबा, सोना, कोयला। इसमें से आपको छाटना क्या है? जो धातु है। जैसे लोहा है तो क्या है? तो धातु है। तांबा आपका क्या हो जाता है? ये भी धातु है। और सोना क्या हो जाता है? ये भी धातु है। तो इस तरह से लोहा, तांबा और सोना ये धातु हो जाते हैं। भारतवर्ष में सबसे अधिक सोना किस स्थान पर पाया जाता है? तो कर्नाटक के कोलार की खानों में। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्साइट का एक उपयोग बताएं। तो हवाई जहाज बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो बॉक्साइट का उपयोग किया जाता है। ऐसे भी पूछ लेते हैं, बॉक्साइट का उपयोग बताएं। तो आपके सामने ये क्वेश्चन है, हवाई जहाज बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो वहाँ पे ऑप्शन दे देंगे तो आपको बॉक्साइट पे टिक करना रहेगा। अणु शक्ति ऊर्जा संरक्षण केंद्र की स्थापना कब की गई? तो सन 1954 ईस्वी हो जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, चीज़ों को नहीं बता रहे हैं, क्योंकि ये फर्स्ट डिवीज़न है, क्योंकि आपके पास टाइम कम ही बचा हुआ है। तो हम ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे जो अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चन हो जाते हैं उनको हम फास्टली करा देते हैं। जो लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस हो जाते हैं तो उनमें थोड़ी सी डिटेलिंग हो जाएगी, क्योंकि डिटेलिंग भी बहुत ज़रूरी होता है। कभी कभी जो क्वेश्चन होता है वो नहीं, लेकिन जो उसके बारे में बताया जाता है वो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ना। तो तैयारी हमारी होनी चाहिए। तो कैसी होनी चाहिए? फुल होनी चाहिए। तो यहाँ पे ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करेंगे। उसके बाद आपका हो जाता है, शीतोष्ण प्रदेश में पाए जाने वाले दो पशुओं के नाम लिखिए। तो शीतोष्ण प्रदेश में पाए जाने वाले जंगली घोड़े हो जाते हैं और जंगली भैंस हो जाती है। अंटार्कटिका की खोज में गए भारतीय दल में कुल कितने सदस्य थे? तो कितने सदस्य थे? तो 21 सदस्य हो जाते हैं, यानी 21 सदस्य। समवर्ती सूची में आने वाले 4 विषयों के नाम लिखिए। तो चिकित्सा, शिक्षा, धार्मिक संस्थाएं, शादी, उद्योग, ये सभी समवर्ती सूची में आ जाते हैं। और आपसे ऑप्शनल में पूछ लिया जाएगा या पूछ लिया जाता है कि चिकित्सा, शिक्षा, धार्मिक, और एक अलग से डाल देंगे। तो आपको पता है कि चिकित्सा है, शिक्षा है, धार्मिक है, लेकिन जो अलग से डाला गया वो नहीं है, तो उसी पे आप टिक कर देंगे अगर ये पूछा जाता है कि नहीं है। और है अगर, तो इसमें से एक डाला जाएगा, 3 अलग डाल दिए जाते हैं, ये चीज़ हो जाती है। उसके बाद है, भारत की तीनों सेनाओं का प्रधान कौन होता है? तो भाई, भारत के तीनों सेनाओं का प्रधान राष्ट्रपति महोदय हो जाते हैं। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष हो जाता है। बाबरनामा किसके द्वारा लिखी गई कृति है? तो बाबरनामा बाबर की आत्मलिखित कृति है। किसकी? तो बाबर की। कबूलियत किसे कहा जाता था? तो किसानों द्वारा अपनी भूमि एवं उस पर देय लगान का विवरण सरकार को लिखित रूप में देने को कबूलियत कहा जाता था। किसको कहा जाता था? तो किसानों द्वारा, यानी किसानों के द्वारा जो उनकी ज़मीन होती थी उस पे जो लगान दिया जाता था और उसमें क्या था, जो लिखित रूप में दिया जाता था, उसको कबूलियत कहा जाता था।
हल्दी घाटी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच हुआ था। भारत में फ्रांसीसियों की असफलता के 2 कारण लिखिए। तो फ्रांसीसियों की असफलता के कारण, एक है कंपनी की आर्थिक दशा अच्छी नहीं थी और उनके कर्मचारी कंपनी के कार्यों में अधिक रुचि नहीं लेते थे। भाई, किसी चीज़ में अगर रुचि नहीं ली जाए, इंटरेस्ट नहीं लिया जाए, क्या वो चीज़ सक्सेस हो पाएगी? कभी भी नहीं सक्सेस हो पाएगी। और जब आर्थिक दशा खराब है, मतलब कि जब पैसों की प्रॉब्लम है और आप कोई वर्क स्टार्ट करना चाहते हैं, तो क्या होगा? तो उसमें प्रॉब्लम तो आएंगी ही आएंगी। और यहाँ पे हो जाता है उनमें परस्पर मतभेद तथा एकता का अभाव था। अब कहीं पर आप एक नहीं है, यानी मान लीजिए कि आप कोई वर्क स्टार्ट कर रहे हैं और आप 4 सदस्य हैं और चारों में एका नहीं है, यानी एकता नहीं है, तो क्या उसमें आपको सक्सेस मिलेगी? नहीं सक्सेस मिलेगी, क्योंकि कोई भी काम को स्टार्ट करने पर सबसे ज़्यादा जो चीज़ अहमियत रखती है वो एकता हो जाती है। फ्रांस की सरकार कंपनी के मामलों में उचित ध्यान नहीं देती थी। तो ये सब क्या हो जाते हैं? भारत में फ्रांसीसियों की असफलता के कारण। यहाँ पे 2 पूछा गया है, तो आप 2 लिखें। यहाँ पे 4 कारण हैं, तो हो सकता है अब जो क्वेश्चन है उसमें 4 पूछ लिया जाए, लेकिन अगर 2 पूछे जाएं तो आप 2 ही लिखिएगा। हुमायूं और शेरशाह के बीच कौन कौन से युद्ध हुए? तो हुमायूं और शेरशाह के बीच जो बीच युद्ध हुए हैं, तो उनमें 1339 चौसा का युद्ध, और यहाँ पे 15 है, सॉरी यहाँ पे 13 नहीं है, 15 है। 1539 चौसा का युद्ध और 1540 में कन्नौज का युद्ध हो जाता है। और परमाणु ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोत कौन कौन से हैं? तो यूरेनियम, थोरियम तथा रेडियम खनिजों के विखंडन। धात्विक पदार्थ के 2 उदाहरण दीजिए। तो अभी देखिए क्वेश्चन आया 2016 में, हमने जो अभी देखा तो उसमें धात्विक पदार्थ पूछा गया, फिर से यहाँ पे धात्विक पदार्थ, तो यानी रिपीटेड हो रहे हैं ना क्वेश्चन, थोड़ा सा हेर फेर करके और क्वेश्चन रिपीट होते हैं। लोहा, तांबा, टिन, जस्ता, सीसा, चांदी, सोना। देखिए यहाँ पे भी क्या था? लोहा, तांबा और सोना, ये धात्विक थे ना, तो इसमें टिन, जस्ता, सीसा आप ये भी लिख सकते हैं। तो ये सभी क्या हो जाते हैं? धात्विक हो जाते हैं। वहाँ पे छांटना था और यहाँ पे आपको लिखना है। टुंड्रा प्रदेश में चलने वाली बर्फीली हवाओं को क्या कहा जाता है? तो उत्तरी ध्रुव से आने वाली ठंडी हवाएं पुर्गा तथा बिल्जार्ड कहलाती हैं। ये 2017 के जो क्वेश्चन है वो सॉल्व किए जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग लाइक करना ना भूलिएगा और अगर न्यू है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। स्थल मार्ग किसे कहते हैं? भाई, स्थल मार्ग जो ज़मीन पे जो रास्ते बनते हैं उनको कहते हैं स्थल मार्ग, है ना। और मरुस्थलीय प्रदेश किसे कहते हैं? तो यहाँ पे देख लेते हैं। मरुस्थलीय प्रदेश थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। तो मरुस्थलीय या रेगिस्तान ऐसे भौगोलिक क्षेत्रों को कहा जाता है जहां जलपात, वर्षा तथा हिमपात का योग अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा काफ़ी कम होता है। क्योंकि मरुस्थलीय मतलब जहां पे पानी की कमी होती है ना, तो वही तो होते हैं जैसे रेगिस्तानी इलाके, तो वो चीज़ हो जाती है। यहाँ पे लिखा भी है, मरुस्थलीय रेगिस्तान ऐसे भौगोलिक क्षेत्रों को कहा जाता है जहां जलपात, वर्षा तथा हिमपात का योग अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा काफ़ी कम होता है। वही तो होंगे ना। कोयला, खनिज तेल किस प्रकार के खनिज पदार्थ हैं? तो अधात्विक हो जाते हैं। और धात्विक में सोना, चांदी, तांबा ये सब हो जाता है, और अधात्विक में कोयला, ये अधात्विक हो जाता है। सदाबहार वन, तो आप नाम ही से पता चल रहा है कि सदाबहार वन यानी हमेशा। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन ऐसे होते हैं जो भूमध्य रेखा के दक्षिण या उत्तर में लगभग 28 डिग्री के भीतर पाए जाते हैं। ये एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका और प्रशांत द्वीपों पर पाए जाते हैं। और भारत का प्रथम नागरिक कौन है? देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन है, तो राष्ट्रपति महोदय हो जाते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन है। संसदात्मक व्यवस्था किसे कहते हैं? तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर संसद बनती है। और ऐसे भी क्वेश्चन कर लेते हैं कि संसद कैसे बनती है? तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा मिला के संसद बनती है। क्वेश्चन कह दिया संसदात्मक व्यवस्था किसे कहते हैं, तब भी आपको यही लिखना है ना। कानून बनाने का कार्य संसद के दोनों सदन करते हैं। राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है? तो राज्यसभा के 12 सदस्यों को, याद रखिएगा, 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। अब यहाँ पे 2018 के क्वेश्चंस स्टार्ट हो गए हैं, चलिए देख लेते हैं। मनसबदारी प्रथा का प्रचलन किस काल में तथा किसके द्वारा हुआ?
तो मुगल काल के यानी मुगल काल में अकबर के द्वारा। उसके बाद आपका हो जाता है शिवाजी द्वारा चलाए गए 2 करों के नाम लिखिए, तो चौथ और सरदेश मुखी हो जाते हैं। उसके बाद आपका है राज अपहरण नीति को लागू करने वाला गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड डलहौजी। कौन, तो लॉर्ड डलहौजी। भारत में आने वाली यूरोपीय शक्तियों का क्रम बताएं, तो पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, डैनिश, फ्रांसीसी, स्वीडिश ये हो जाते हैं। सबसे पहले कौन आए, तो पुर्तगाली, है ना। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले भारत में आने वाले यूरोपीय शक्ति का क्रम बताएं, तो सबसे पहले भाई तो पुर्तगाली आए, उसके बाद अंग्रेज आए, उसके बाद डच आए, उसके बाद डेनिश आए, उसके बाद फ्रांसीसी आए, उसके बाद स्वीडिश आए। तो अंग्रेज़ों के बाद कौन आए, तो डच आए। डच से पहले कौन आए, तो अंग्रेज़ आए। या सबसे पहले कौन आए, तो पुर्तगाली। अगर आपको ये सीरियल में लगाना आता है तो आपका गलत होगा ही नहीं। इस तरह का क्वेश्चन आए आप फटाक से लिख दें। उसके बाद चाहे जिधर से भी पूछ ले कि फ्रांसीसी से पहले कौन आया, या फ्रांसीसी के बाद कौन आया, या पुर्तगाली पहले आए, या अंग्रेज़ पहले आए, तो आप कर ले जाएंगे। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का नाम लिखिए, तो भाखड़ा नागल बांध परियोजना। वन से प्राप्त होने वाले 2 अप्रत्यक्ष लाभ। अब इसमें बड़ा लोग कंफ्यूज होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मतलब होता है जो दिखाई दे, और अप्रत्यक्ष मतलब होता है, महसूस होता है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता है, लेकिन इनडायरेक्टली वो चीज़ें होती हैं और हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होती हैं। जैसे प्रत्यक्ष में अगर पूछा जाए तो जैसे भाई वन हमें क्या लकड़ियाँ देते हैं, वन हमें क्या देते हैं, औषधियाँ देते हैं, वन हमें क्या देते हैं, तो मसाले भी देते हैं। वन से ही तो हमें ये सब चीज़ें प्राप्त होती हैं ना, और मेवे भी देते हैं, और लाख, गोंद, ये सभी चीज़ें हमें किससे प्राप्त होती हैं, वन से प्राप्त होती हैं। अब अगर अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्टली कोई चीज़, तो उसमें क्या है, वन वायुमंडल में CO2 की सांद्रता को नहीं बढ़ने देते हैं, कि अगर वन ना हो तो क्या हो, CO2 की सांद्रता बढ़ जाएगी, तो इससे क्या होगा भाई, हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। जब ऑक्सीजन होगी ही नहीं तो हम जिंदा कैसे रहेंगे, तो वन ही तो हमें ये प्रदान करते हैं, और CO2 की सांद्रता को बढ़ने भी नहीं देते हैं। और वन बादलों की ओर आकृष्ट होकर जल वृद्धि कराने में सहायक होते हैं। अब वन होते हैं तो ये क्या करते हैं, ये वर्षा होने में सहायक होते हैं, यानी वर्षा जो होती है ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा सहायता करते हैं। अब जो ये बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, बहुत अजीब सा हो रहा है, क्योंकि इतनी सुविधाएं होते हुए भी यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में करेंगे बात। तो क्या हो रहा है, जैसे आज का ये मौसम है भाई, सभी के यहाँ AC भी लगी हुई है, हर एक सुविधा भी है, लेकिन फिर ऐसा क्यों है, क्योंकि ना तो ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, मौसम बहुत ख़राब है, मतलब लोग बीमार पड़ रहे हैं, तो ये सब क्या वजह है, ये वजह यही है क्योंकि पेड़ों को काटा जा रहा है। और ये सुविधाएँ हैं, ऐसा नहीं है कि ये सुविधाएँ हैं इसमें दुविधा ज़्यादा है, सुविधा कम है ना। तो हमें क्या चाहिए, हमें पेड़ों को लगाना चाहिए, कम से कम एक व्यक्ति एक पेड़ को ज़रूर लगाए। और लोगों ने क्या किया है, ऊंची ऊंची हवेलियां बनाने के लिए, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बनाने के लिए, कारखाने बनाने के लिए, मतलब जितने भी जहाँ पे भी पेड़ थे उनको काट डाला। और काटने के बाद उन्होंने क्या किया, अपने लिए तो सुविधा सोच रहे हैं कि हमको सुविधाएँ मिली हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो सोच रहे हैं कि हम स्मार्ट हो रहे हैं, लेकिन ऐसे स्मार्ट होने से क्या फ़ायदा जब हमारी ज़िंदगी ही नहीं बचेगी। तो हमें क्या है, हमें थोड़ा सा इस पे ध्यान देना चाहिए, और हमको वृक्ष ज़रूर से ज़रूर लगाने चाहिए, है ना। तो यहाँ पे आपका हो जाता है वन के अप्रत्यक्ष लाभ हो जाते हैं, और ये क्या करते हैं, भूमि के कटाव को भी रोकते हैं। भाई वन है तो इनकी जड़ों से जब बहाव होता है पानी का, तो इनकी जड़ें रोक लेती हैं मिट्टी को। कुछ मात्रा में मिट्टी बहती है, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में मिट्टी नहीं बह पाती है। लेकिन अगर पेड़ नहीं वहाँ पे होता है तो मिट्टी क्या होती है, ज़्यादा से ज़्यादा बह जाती है, तो वो चीज़ हो जाती है, यानी मिट्टी के कटाव को भी वृक्ष रोकते हैं। इसके बाद आपका हो जाता है विश्व में अधिकतर मछली क्षेत्र किस प्रकार के कटिबंध में मिलते हैं। विश्व का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला क्षेत्र कौन सा है, तो विश्व के प्रमुख मछली क्षेत्र 40 डिग्री से 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य पाए जाते हैं। यह शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, तो उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र, उत्तरी पश्चिमी अंटार्कटिक महासागरीय क्षेत्र, उत्तरी पूर्वी अटलांटिक महासागरीय क्षेत्र, उत्तरी पूर्वी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र, ये हो जाते हैं। उसके बाद आपका क्वेश्चन है, शक्ति के संसाधन से आप क्या समझते हैं।
तो शक्ति के संसाधनों का जितना अधिक उपयोग व्यापारिक स्तर पर किया जाता है, उत्पादनों की मात्रा में विविधता भी उतनी अधिक होती है। शक्ति संसाधन शांति एवं विकास के साथ ही अन्य विपरीत परिस्थितियों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनके समुचित विकास द्वारा ही किसी देश की औद्योगिक आत्मनिर्भरता प्राप्त हो जाती, जैसे कोयला, खनिज तेल, पेट्रोलियम, जल विद्युत इत्यादि। ये सभी क्या है, ये शक्ति के संसाधन हो जाते हैं और इनको एक बार यूज़ करने पर क्या ये प्राप्त होते हैं। भाई कोयला आपने यूज़ कर लिया, क्या वो दोबारा हमें मिल गया? खनिज तेल हमने यूज़ किया तो वो हमको दोबारा नहीं मिलता है, और पेट्रोलियम हमने यूज़ किया तो क्या दोबारा मिल जाता है? नहीं मिलता है। तो इनका खास तौर से ध्यान रखें, ऐसा ना हो कि हम लोग सारा जितना भी है वो सब यूज़ कर डालें। जैसे जल हो गया, और जल की भी बहुत ज़्यादा बचत करनी चाहिए, और आपका ये पेट्रोलियम वगैरह, ऐसा ना हो हम लोग तो बहुत आराम से ज़िंदगी काट के और अपने जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए कुछ छोड़े ही ना, है ना। तो इस पे ध्यान देना चाहिए। बहुत सी चीज़ों पे ऐसा है कि बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, लेकिन लोग क्या है, लोगों में एक चीज़ बन गई है कि हमसे क्या करने को। अगर एक एक शख्स यही सोचेगा, एक एक इंसान यही सोचेगा कि हमसे क्या मतलब है, हमको तो चीज़ें मिल रही हैं, दूसरा क्या कर रहा है हमसे नहीं मतलब, लेकिन सभी लोग यही सोचने लगे हैं तो फिर तो बात बन गई भाई। ऐसा नहीं है, सभी को ये चीज़ सोचनी चाहिए कि हमें थोड़ी सी बचत करनी चाहिए। कुछ लोगों की ये सोच होती है, जैसे मान लीजिए कागज़ है, कागज़ में अरे हमसे क्या, हमने तो पैसा लगाया, हमको तो बहुत ज़्यादा कॉपियाँ मिल जाएंगी, हम चाहे जितना उसको भरें, चाहे जितना हम उसको ख़राब करें, हम कितना भी वेस्ट करें। लेकिन ऐसा नहीं है, आप ही स्टार्ट कर दें उसकी बचत करने की। जितना ज़्यादा आप बचत करेंगे उतना अच्छा है। तो कागज़ की भी बचत करनी चाहिए, प्लस आपका जल की भी बचत करनी चाहिए, प्लस पेट्रोलियम की भी बचत करनी चाहिए। सभी चीज़ों की एक एक से क्या कहते हैं, बूंद बूंद से सागर बनता है, और बूंद बूंद से सागर भी ख़त्म हो जाता है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आपका हो जाता है, यहाँ पे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य किन क्षेत्रों से मनोनीत करता है? तो साहित्य, विज्ञान, कला, सामाजिक क्षेत्र के विशेषज्ञ को राष्ट्रपति जी मनोनीत करते हैं। भारत के प्रथम एवं वर्तमान प्रधानमंत्री का नाम बताएं। तो आपके जो प्रथम हो जाते हैं तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हो जाते हैं, और वर्तमान में तो सभी को पता है, हर शख्स की ज़ुबान पर है, श्री नरेंद्र मोदी जी, है ना। तो अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन हो जाता है, केंद्रीय मंत्री परिषद का कार्यकाल है तो 5 वर्ष हो जाता है। राजस्व का अर्थ बताएं। तो राजस्व का अर्थ हो जाता है सरकार द्वारा वसूले गए सभी प्रकार के कर व शुल्क, निवेशों पर प्राप्त ब्याज तथा लाभांश तथा विभिन्न सेवाओं के बदले प्राप्त रकम को राजस्व कहते हैं। यानी जो टैक्स लिया जाता है उसी को, है ना। तो वो तो भाई क्या है, सभी प्रकार के कर व शुल्क, टैक्स ही हो गया, टैक्स ही हो गया, नहीं टैक्स ही है। किस योजना, पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समावेशी विकास था? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का। ये आप योजनाएं बहुत अच्छे से याद रख लीजिएगा। इस पे एक हम क्लास लेकर आएंगे आप लोगों के लिए, जिसमें जितनी योजनाएं हैं वो सभी आपको एक ही क्लास में मिल जाएंगी। किस सन में कौन सी पंचवर्षीय योजना किस पर्पस से बनाई गई थी, उसमें कितना बेनिफिट हुआ या कितना लॉस हुआ, ये सभी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना, कौन सी योजना कितने साल चली, कौन सी योजना अपने पूरे टाइम तक चली या नहीं चली, क्यों नहीं चली, इन सभी पर हम लोग डिस्कस करेंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर, तो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, है ना। उसके बाद आपका क्वेश्चन है डेबिट कार्ड तथा क्रेडिट कार्ड में अंतर। तो डेबिट कार्ड ये होता है जो अपना ही पैसा हम यूज़ करते हैं, क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, बैंक हमें देती है, हमारे कुछ प्रूफ लेती है और हमसे कोई डॉक्यूमेंट्स लेती है, उसके आधार पर क्या होता है, हमारा सिविल चेक होता है, और सिविल के बाद में क्या होता है, हमको एक लिमिट दी जाती है, हम उस पैसे को यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद हम उस पैसे को वापस करते हैं, वो हो जाता है क्रेडिट कार्ड। और डेबिट कार्ड में ये होता है कि हमने जो पैसा अकाउंट में जमा कर रखा है उस पैसे को हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, देख लेते हैं। यहाँ पर भी इसे बैंक या चेक या विकलन पत्रक के नाम से भी जाना जाता है। यह एक प्लास्टिक कार्ड है जो खरीदारी करते समय भुगतान की वैकल्पिक पद्धति प्रदान करता है, इससे रुपए तुरंत निकाले जाते हैं। क्रेडिट कार्ड या उधार।
तो क्रेडिट कार्ड या उधार पत्रक एक छोटा प्लास्टिक कार्ड है जो एक विशिष्ट भुगतान प्रणाली के उपभोक्ताओं को जारी किए जाते हैं। इस कार्ड के द्वारा धारक इसे वादे के साथ वस्तुओं सेवाओं की खरीद सकता है, वह बाद में इसका भुगतान करता है। वही चीज़ जो अभी हमने बताई कि क्रेडिट कार्ड ये होता है कि आपने बैंक से उधार लिया, लेकिन इतनी आसानी में मिलता भी नहीं, सभी को नहीं मिलता है। आपका सिविल चेक होता है और सिविल चेक करने के बाद आपके डॉक्यूमेंट्स लिए जाते हैं। उसके बाद आपको उसी के अकॉर्डिंग एक लिमिट बना के दी जाती है और आप उस लिमिट को उतना आप यूज़ कर सकते हैं और उसके बाद आपको लौटाना भी रहता है। ऐसा नहीं है कि आपको मिल गया और कहानी ख़त्म हो गई, आपने खर्च कर लिया बस। उसके बाद क्वेश्चन है, भारत में संचार के 2 साधनों के नाम लिखिए। तो संचार का मतलब क्या होता है कि जिसके माध्यम से हम अपनी बात को कह सकें और आप हमारी बात को सुन सकें, है ना। तो रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन, इंटरनेट, मोबाइल, ये सभी चीज़ें ऐसी ही तो है भाई। हम आप तक अपनी बात को कैसे पहुंचा रहे हैं, तो संचार के माध्यम से ही तो पहुंचा रहे हैं ना। तो ये चीज़ हो जाती है। उसके बाद आपका हो जाता है 2019 के स्टार्ट हो गए। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन है 2019 का, खानवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। तो खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के मध्य 1527 ईस्वी में हुआ था। कुछ युद्ध हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, 1526, 1527, 1528, 1529, ये डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। 1526 में क्या हुआ था, 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। 1527 ईस्वी में क्या हुआ, 1527 में आपका खानवा का युद्ध हुआ। और 1528 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। और एक चीज़ हम बता देते हैं, 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा है, आप लोग कमेंट के माध्यम से इसको ज़रूर बताएं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। तो 1674 ईस्वी में रायगढ़ के दुर्ग में बड़ी धूमधाम से शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। 1857 की क्रांति किस मुगल शासक के समय हुई थी। तो 1857 की क्रांति बहादुर शाह जफर के शासनकाल में हुई थी। भारत में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य संघर्ष के कोई 2 कारण लिखिए। तो क्या था यहाँ पे, फ्रांसीसियों का मुख्य उद्देश्य भारत में व्यापार कर पूंजी एकत्र कर मेडागास्कर में उपनिवेश स्थापित करना था। यद्यपि भारत में सबसे बाद में फ्रांसीसी आए थे, किंतु यहाँ के राजनीतिक षड्यंत्रों में उन्होंने सर्वप्रथम भाग लिया। फ्रांसीसियों ने सूरत एवं यहाँ पे आपका हो जाता है मुसलीपट्टम में व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने तो भारत में अपना राज्य स्थापित करना चाहा। परिणाम स्वरूप फ्रांसीसियों एवं अंग्रेजों के मध्य संघर्ष हुआ। बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था किसने शुरू की। तो रॉबर्ट क्लाइव हो जाते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे। तो MS स्वामीनाथन। और इसका मेन उद्देश्य क्या था कि जो कृषि उत्पादन में वृद्धि थी, तो हरित क्रांति। और ये क्वेश्चन आपको बहुत फंसाता है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। यहाँ पे भारत में अगर पूछा जाए तो MS स्वामीनाथन आप बताएंगे, और अगर विश्व में पूछा जाए तो नॉर्मन बोरलॉग हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका हो जाता है स्थल मार्ग के किन्हीं 2 साधनों के नाम बताएं। तो स्थल जो ज़मीन पर चलते हैं, तो रेल चलती है, बस चलती है ज़मीन ही पे। तो स्थल मार्ग आप इस तरह से बहुत सी चीज़ें लिख सकते हैं। आपका जैसे ट्रक हो गया, ये कार, तो यहाँ पे रेल है, बस है, ट्रक, कार, जो भी आप ये जितने भी स्थल पे चलते हैं, जितने भी अपने यातायात के साधन हैं, तो उसमें से 2 पूछा जा रहा है। तो ज़रूरी नहीं कि आप यही लिखें, आपको जो समझ में है वो आप लिखें जो हैं। सौर ऊर्जा से क्या अभिप्राय है। तो सौर ऊर्जा जो सूर्य की ऊर्जा होती है, जो हमें गॉड गिफ्टेड मिली है, जिसके लिए हमें कोई पे नहीं करना होता है। भाई सूर्य ऊर्जा के लिए हमें कुछ पे करना होता है, नहीं करना होता, हमें मुफ्त में मिलती है, गॉड गिफ्टेड है ये, जो एक संपूर्ण प्रचुर और कभी ना समाप्त होने वाला स्रोत है। क्योंकि हर एक चीज़ तो समाप्त हो सकती है, लेकिन सूर्य ऊर्जा तो नहीं समाप्त हो सकती है ना, क्योंकि ये तो हमें मुफ्त में उपहार स्वरूप मिला है। इसका प्रयोग विशेषकर गांव में खाना पकाने, पानी गर्म करने, फसलों को सुखाने आदि में किया जाता है। मजबूती के आधार पर लौह धातु में कितने प्रकार होते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं, मैग्नेटाइट हो जाता है, हेमेटाइट हो जाता है, लिमोनाइट हो जाता है, या सिडेराइट के रूप में पाया जाता है। सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है। तो सहारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। व्यापार के द्वारा वस्तुओं को दूसरे देश में बेचना क्या कहलाता है। देखिए यहाँ पे समझ लें, निर्यात और आयात, क्या
तो निर्यात और आयात में फ़र्क समझ लें आप। आयात का मतलब होता है निर्यात मतलब होता है कोई आप के देश में कोई चीज़ है और आप दूसरी जगह उसे भेज रहे हैं यानी बेच रहे हैं, तो वो निर्यात हो जाता है। और आप कोई वस्तु बाहर से मंगा रहे हैं तो वो आयात हो जाता है, यानी मंगवाना आयात है, भेजना निर्यात है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा क्योंकि इसमें भी बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। समवर्ती सूची के विषय में कौन सी सरकार कानून बना सकती है? तो केंद्र एवं राज्य दोनों। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल लिखिए। इसके 1/3 सदस्य कितने वर्ष बाद अवकाश ग्रहण करते हैं? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष होता है। और इसके 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष के बाद अवकाश ग्रहण करते हैं और इसके स्थान पर क्या होता है? नए सदस्य चुनकर आते हैं। तो कितना कार्यकाल होता है? 6 वर्ष का होता है। और हर 2 वर्ष के बाद इसमें सदस्य जो है वो अवकाश ग्रहण करते हैं और उसके स्थान पर क्या होता है? नए सदस्य चुनकर आते हैं। इस प्रकार राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। भाई भंग कैसे हो सकती है? जब हर 2 साल के बाद चेंज होते रहते हैं तो कभी नहीं भंग होती है, इसलिए इसे स्थायी सदन कहा जाता है। ठीक है, अगर आ जाए कि स्थायी सदन तो राज्यसभा। क्यों? क्योंकि इसका हर 2 वर्ष के बाद चेंज किए जाते हैं तो कभी भी ये नहीं स्थगित होती है। भारतीय संसद किससे मिलकर बनती? देखिए अभी ये क्वेश्चन रिपीटेड है लेकिन पूछने का ढंग अलग था। तो लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति को मिलाकर संसद बनती है। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो 8 दिसंबर 1951 ईस्वी में भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू हुई थी। तो ये आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 2023, पहले हम लोग स्टार्ट नहीं करेंगे। आपका यहाँ पे जो चल रहे थे क्वेश्चन 19 के बाद हम पहले 20 देखेंगे, है ना। 2020 के क्वेश्चन, फिर उसके बाद 21 के क्वेश्चन सीरियल वाइज देखेंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं। आपका हो जाता है पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? देखिए अभी हमने कहा था कि ये युद्ध बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके हो जाते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध और आपका घाघरा का युद्ध, खानवा का युद्ध, ये सभी युद्ध बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 5 नवंबर 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ और 1526 में आपका क्या हुआ? तो प्रथम युद्ध हुआ। शिवाजी द्वारा लगाए जाने वाले कर कौन से हैं? तो चौथ और सरदेश मुखी। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है। आज़ाद हिंद फौज की पराजय का मुख्य कारण क्या था? तो सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु को जैसे ही दावा किया गया था उसके बाद उसकी सेना को पराजय का सामना करना पड़ा था। भूमि का स्थायी बंदोबस्त किसने किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में। ज्योमंडल किसे कहते हैं? भाई ज्योमंडल पृथ्वी की वो सतह है जहां जीवन मौजूद है। यह परत समुद्र तल से 10 किलोमीटर तक, समुद्र से 9 किलोमीटर गहराई तक फैला है, यानी जहाँ जहाँ जीवन संभव है उसे ज्योमंडल कहते हैं। ठीक है ना। तो ये हो जाता है आपका। उसके बाद आपका है हिमालय के 2 प्रमुख दर्रों के नाम लिखिए। तो जोजिला दर्रा, शिपकिला दर्रा हो जाता है। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले 3 कारकों का उल्लेख कीजिए। तो समुद्र तट से दूरी, समुद्र तट से ऊंचाई, वार्षिक तापांतर, अक्षांश, ये हो जाते हैं। वन संरक्षण के प्रमुख उपाय बताएं। तो वन संरक्षण के क्या हैं? वन संरक्षण के लिए सख्त कानूनों को बनाया जा सकता है। पेड़ों की कटाई पर रोक लगा देनी चाहिए। सड़कों, बांधों और होटल आदि बनाने के लिए जंगलों के विनाश की अनुमति पर रोक। और यही सब चीज़ें तो बहुत कहते हैं अंधाधुंध तरीके से ये चीज़ें चल रही हैं कि वन संरक्षण के लिए सख्त कानून नहीं बने हैं। कानून बने हैं लेकिन सिर्फ उनके लिए बने हैं जिनके पास पैसा नहीं है, और जिनके पास पैसा है वो क्या करते हैं? पैसा दे लेकर पेड़ों की कटाई करवा रहे हैं, इधर से उधर आयात निर्यात हो रहा है। ऐसा नहीं, इससे सभी लोग परिचित हैं और ये चीज़ हो ही रही है क्योंकि क्या होता है, पेड़ कट रहे हैं और बहुत ही ज़ोरों से कट रहे हैं। और यहाँ पे है पेड़ों की कटाई पर रोक लगा देनी चाहिए। रोक लगी हुई है लेकिन सबके लिए नहीं लगी हुई है। जिसने
पैसा भर दिया, समझ लीजिए क्या है, वो पेड़ कटवा सकता है। तो पैसे के बल पे अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगाया जा रहा है। वो ज़िंदगी ही है, क्योंकि जब पेड़ ही नहीं बचेंगे तो लोग जिंदा क्या रहेंगे, है ना। मगर ये हो रहा है। और सड़कों, बांधों और होटल आदि बनाने के लिए जंगलों के विनाश की अनुमति भी दी जा रही है। क्यों? क्योंकि वो इतना पैसा ही दे देते हैं कि मुंह बंद हो जाता है। और अनुमति पे कहते नहीं, एक चिड़िया बिठानी होती है, एक सिग्नेचर करना होता है, वो फटाक से सिग्नेचर करते हैं। ऐसे तो बोलते हैं कि नहीं, वन नहीं कटने चाहिए, होटल नहीं बनने चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। आज आप देखो वहाँ पे बहुत बड़ा कोई जंगल है, थोड़े दिन के बाद आप देखो वहाँ पे बहुत बड़ी इमारत खड़ी है। तो वो क्यों ऐसा है? इतना बड़ा जंगल कैसे कट गया? इतने ज़्यादा पेड़ कैसे कट गए? तो यही तो वजह है ना। तो ये इस पर रोक होनी चाहिए। जो ये भ्रष्टाचार चल रहा है, इस पे रोक होनी चाहिए कि लेन देन से हर काम हो रहे हैं, वो वाली बात है यहाँ पे। उसके बाद क्वेश्चन आपका हो जाता है, कुटीर उद्योग किसे कहते हैं? कुटीर यानी छोटे रूप में उद्योग। तो कुटीर उद्योग सामूहिक रूप से उन उद्योगों को कहते हैं जिनमें उत्पाद एवं सेवाओं का सृजन अपने घर में ही किया जाता है। भाई छोटे उद्योग हैं, वो क्या है, कम पैसे में, कम लागत में अपने घर ही पर स्टार्ट हो जाते हैं, ना कि किसी कारखाने में। कुटीर उद्योगों में कुशल कारीगरों द्वारा कम पूंजी एवं अधिक कुशलता से अपने हाथों के माध्यम से अपने घरों में निर्माण किया जाता है। इसमें क्या होता है, बहुत कम पूंजी लगती है। भाई जब कुटीर उद्योग है तो बहुत कम पूंजी लगती है। जिनके पास पूंजी नहीं है वो कुटीर उद्योग स्टार्ट करते हैं और अपने हाथों से काम करते हैं और उसका क्या करते हैं, निर्यात करते हैं, उसको बेचते हैं। संसद के द्वितीय सदन का क्या नाम है? तो राज्यसभा हो जाता है। गैर परंपरागत ऊर्जा के 2 साधनों का उल्लेख कीजिए। तो सौर ऊर्जा, पवन, जल विद्युत, बायोगैस, भूमिगत ऊर्जा। तो परंपरागत और गैर परंपरागत जो हम फिर से उसको प्राप्त कर सके। भाई सौर ऊर्जा को हम प्राप्त कर सकते हैं, हम यूज़ करते हैं और उसके बाद फिर से हमको सौर ऊर्जा मिल जाती है, भूतापीय ऊर्जा हो जाती है, हमें फिर से प्राप्त हो। लेकिन आप कोयला जला के राख बनती है, तो ऐसा तो नहीं है कि राख फिर से कोयला बन जाता है। पेट्रोल आप यूज़ करते हो, अपने वाहन में डलवाते हो, ऐसा तो नहीं है वो फिर से आ जाता है, वापस स्टोर हो जाता है, ऐसा नहीं है। तो वो क्या हो जाते हैं, परंपरागत और ये गैर परंपरागत। भारतीय संविधान के अभिभावक कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय। मंत्री परिषद के 2 कार्य लिखिए। तो इसका मुख्य कार्य प्रशासन को चलाने के लिए नीति तैयार करना, राज्यपाल की नियुक्ति एवं भूमिका को लेकर बने प्रमुख आयोग एवं उनकी सिफारिशें हो जाती हैं। नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री। रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक क्यों कहा जाता है? तो रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक इसलिए कहा जाता है क्योंकि सभी प्रकार के बैंकों का लाइसेंस जारी, कार्य करने के दिशा निर्देश और ऋण की पूर्ति रिजर्व बैंक द्वारा ही होता है, यानी किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके 2021 के क्वेश्चन से स्टार्ट हो गए। अब यहाँ पे देखिए, पहले अभी 20 का पढ़ रहे थे तो उसमें क्या था, पानीपत का द्वितीय युद्ध पूछा गया, फिर से अभी पानीपत का प्रथम युद्ध पूछ लिया गया और ये क्वेश्चन 3 से 4 बार आ चुका है। समझ लीजिए इस तरह के जो क्वेश्चन है, यानी आप लोगों के लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। पानीपत का प्रथम युद्ध किनके मध्य लड़ा गया? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। कब लड़ा गया? तो 1526 ईस्वी में। उसके बाद दीवाने कोही की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई? तो मोहम्मद बिन तुगलक। स्वेज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, लाल सागर यानी ला ले लीजिए और आ की मात्रा और भा, तो लाभ से आप याद इसको रख सकते हैं, है ना। तो स्वेज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है? तो लाभ यानी ला से लाल सागर और भा से भूमध्य सागर। सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो सहारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? तो यहाँ पे भी यही क्वेश्चन है आपका। देखिए दोनों आंसर हम लेकर आए हैं। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग विलियम गॉड द्वारा जनक नॉर्मन बोरलॉग हो जाते हैं। ये कैसे हो जाते हैं? अगर विश्व में पूछ लिया जाए तो नॉर्मन बोरलॉग हो जाते हैं, भारत में पूछ लिया जाए तो MS स्वामीनाथन। तो ध्यान से करिएगा, इस तरह के क्वेश्चंस बड़ा कंफ्यूज करते हैं। आप तो बड़ा खुश हो जाएंगे कि अरे हम तो बिल्कुल सही लिख कर आए, लेकिन उसकी बारीकी पर ध्यान नहीं दिया और क्वेश्चन गलत हो गया, आपका 1 नंबर गया।
मतलब चीज़ें आ रही थी और फिर भी 1 नंबर चला गया। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। और आपका क्वेश्चन है, नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र उत्तर प्रदेश। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। उसके बाद क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? तो 2.42% हो जाता है। कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में की गई थी? तो वारेन हेस्टिंग्स हो जाते हैं। और भारत में किस राज्य में प्रति हेक्टेयर उत्पादन सर्वाधिक है? तो पंजाब हो जाता है। क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन, फिर से एक बार देख लेते हैं। भारत में किस राज्य में प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे ज़्यादा है? तो पंजाब है। और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, 12 सदस्य। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। और अकबरनामा की स्थापना किसके द्वारा? तो अबुल फजल। तो फ्रेंड्स, आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते रहें, इसमें देखिए आप लोग कंजूसी ना किया करें। और अगर चैनल पर नए और अभी विजिट किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा इस तरह की क्लासेस को पाने के लिए। सर टॉमस रो किसके शासनकाल में भारत आया था? तो जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था। और सीमा शुल्क किसके द्वारा लगाया जाता है? तो केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। तो यहाँ पे आपके 2020 के भी कंप्लीट हो गए। 2021, अब 22 और 23 आप लोगों के जो 2022 में आए हुए थे क्वेश्चन उनको कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद 2023 में जो आए हुए थे क्वेश्चन उनको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो पहले यहाँ पे आपका 22 का देख लेते हैं, जस्ट 2 मिनट। तो फ्रेंड्स, आप लोग अच्छे से पढ़ते रहें, बहुत कम टाइम बचा हुआ है। 2022 का यहाँ पे देख लेते हैं आपका। ये देखिए, बाबर ने किस नाम से अपनी आत्मकथा लिखी थी? तो बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा। और शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम बिहार हो जाता है। अकबर द्वारा बनवाए गए 2 किलों के नाम, अजमेर का किला और फतेहपुर सीकरी। और प्लासी का युद्ध किन किन के बीच में लड़ा गया था? तो अंग्रेज़ों तथा सिराजुद्दौला के मध्य 1757 ईस्वी में। शाहजहां द्वारा बनवाई गई 2 प्रसिद्ध इमारतों के नाम लिखिए। तो ताजमहल हो जाता है, लाल किला हो जाता है, मोती मस्जिद। ताजमहल कहाँ है? आगरा में हो जाता है। लाल किला कहाँ है? तो दिल्ली में हो जाता है ना। आपका द्वैत शासन व्यवस्था को किस गवर्नर ने समाप्त किया था? तो 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स। टीपू सुल्तान क्यों पराजित हुआ था? तो टीपू सुल्तान जो है वो फ्रांसीसियों पर अत्यधिक निर्भर था। यानी आप किसी पर निर्भर रहेंगे बहुत ज़्यादा कि उसके बिना हमारा कोई काम ही नहीं चल रहा है और हम उसके बिना कुछ भी नहीं है, तो आप असफल नहीं होंगे तो क्या सफल होंगे? किसी पर भी निर्भर नहीं रहना चाहिए। अगर निर्भर रहना है तो सिर्फ अपने आप पे रहना है कि हमको करना है, जो कुछ करना है सिर्फ हम ही को करना है और हमारे सिवा किसी को इसको नहीं करना है, तो आपको सक्सेस मिलेगी। उसके बाद है लॉर्ड मैकाले कौन था? तो अंग्रेजी शिक्षा का जन्मदाता लॉर्ड मैकाले। भारत में प्रथम रेल निर्माण कार्य कब कराया गया था? तो 1853 ईस्वी। और किस गवर्नर ने विलय नीति का अनुसरण किया था? तो लॉर्ड डलहौजी हो जाते हैं। संसद के स्थायी सदन का नाम लिखिए। राज्यसभा। प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो प्रयागराज इलाहाबाद हो जाता है। निर्यात से क्या समझते हैं? निर्यात यानी अपने देश से जो सामान आप भेज रहे हैं, बाहर भेज रहे हैं, उसको निर्यात कहते हैं। और कोई चीज़ अपने यहाँ नहीं है, उस चीज़ की कमी है तो आप उसको मंगाते हैं तो वो आयात होता है। तो यानी वस्तुओं या जो भेजा जाता है उसको निर्यात कहते हैं। इस तरह से आप समझ लें। सबसे तेज़ चलने वाला यातायात का साधन कौन है? तो हवाई जहाज़ हो जाता है। और उसके बाद है लोहा कितने प्रकार का होता है? हमारे जीवन में धातुओं का उपयोग बताएं। तो क्वेश्चन आपका इतना आया था, लोहा कितने प्रकार का होता है, ठीक है ना। तो लोह धातु में अन्य पदार्थों के मिले होने से लोह अयस्क कहा जाता है। यानी लोहा में और भी पदार्थ मिले होते हैं, इस कारण इसे लोह अयस्क कहा जाता है। और लोह धातु को इसकी मजबूती के आधार पर मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट 4 प्रकार होते हैं। यानी लोहे के 4 प्रकार होते हैं। नाम आपके हो जाते हैं मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। तो ये नाम भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। और उपयोग इसका क्या होता है? तो आप लोग उपयोग तो अच्छे से लिख पाएंगे।
लौह धातु का विभिन्न कार्यों में प्रयोग होता है। इसी प्रकार अन्य धातुएं जैसे तांबा, टिन, पतला, सीसा, चांदी, सोना, मैग्नीज, कोबाल्ट, सीसा आदि का औद्योगिक तथा सामान्य जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उपयोग किया जाता है ना। तो यहाँ पे आपके हो गए 2022 के क्वेश्चन, और यहाँ पे आपके देख लेते हैं अब हम लोग 2023 के। ये क्वेश्चन रह रहा है, लोक अदालत किसे कहा जाता है? लोक अदालत का कार्य, तो लोक अदालत ऐसी अदालत जिसमें वादी प्रतिवादी अपना वकील नहीं करते हैं और न्याय अविलंब एवं निःशुल्क मिलता है, उन्हें लोक अदालत कहा जाता है। इसमें न्याय प्रक्रिया को द्रुतगामी, कम खर्चीली और सरल बनाने का मुख्य उद्देश्य रखा जाता है। लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य न्याय दिलाने में होने वाले विलंब को दूर करना है। लोक अदालत के निर्णयों के विरुद्ध अपीलें नहीं की जा सकती। लोक अदालत के कार्य कौन से हो जाते हैं? शीघ्र एवं निःशुल्क न्याय प्रदान करना, आपसी समझौते के आधार पर मुकदमों का निपटारा करना, ये हो जाता है। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं 2023 के जितने भी आए हुए क्वेश्चन हैं उनको देखते हैं। ये अब आपका लास्ट 2023 का रहेगा। संसद के 3 अंग कौन कौन से हैं? देखिए क्वेश्चन रिपीट है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अकबर ने किस धर्म की स्थापना की? तो दीन इलाही। और इसमें क्या था? दीन इलाही में अकबर ने क्या किया था? जो अच्छी अच्छी चीज़ें थी उनको सम्मिलित कर लिया था। मतलब ये नहीं था कि कौन से धर्म की बातें ली जाए, उन्होंने सभी धर्मों के बारे में जाना, उसके बाद जो सही चीज़ें थी, जो अच्छी चीज़ें थी, सभी को एक में सम्मिलित करके बनाया और उसी का पालन किया। तो इसको क्या कहा गया? इसको दीन इलाही धर्म कहा गया था और ये इसी के नाम से फेमस है। वन से प्राप्त होने वाले 2 अप्रत्यक्ष लाभ। देखिए अभी ये क्वेश्चन हो चुका है। अप्रत्यक्ष लाभ जो दिखाई नहीं पड़ता लेकिन रियलिटी में होता है और उससे हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। जैसे हम क्या होता है, CO2 की सांद्रता को बढ़ने नहीं देते हैं वायुमंडल में वन, और क्या होता है, वन बादलों को अपने और आकृष्ट करते हैं, मतलब आकर्षित करते हैं अपनी तरफ, और वर्षा कराने में सहायक होते हैं, भूमि के कटाव को रोकते हैं। तो ये सभी चीज़ें आप लिख सकते हैं। और हमें वन क्या देते हैं? वनों से हमें ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है, जिससे हम क्या करते हैं? सांस लेते हैं। तो ये सभी चीज़ें होती हैं। जनहित याचिका क्या है? तो जनहित याचिका भारतीय कानून में सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए मुकदमे का प्रावधान है। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। टेगा प्रदेश में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो कोणधारी वन पाए जाते। कर की 2 विशेषताएं बताएं। तो कर किसी विशेष सेवा के लिए लिया जाने वाला शुल्क है। करों से प्राप्त आय जनता के हित में खर्च की जाती है। हाँ, बात सही है कुछ हद तक, क्योंकि जनता तो वैसी ही है। अगर जो भूखा है वो भूखा ही है, और जो बहुत ज़्यादा जिसके पास धन है वो धनी है। खर्च होता भी है या नहीं होता है, जिनको चाहिए लाभ उनको लाभ नहीं मिल रहा है, और जिनको लाभ नहीं चाहिए उनको लाभ मिल रहा है। तो आज का जो दौर चल रहा है वो कहते नहीं, एक दौर होता है चच्चा भतीजावाद वाला, है ना। तो जहाँ पे उनके लोग हैं तो उन्हीं को बेनिफिट मिलेगा, भले उनको आवश्यकता हो या ना हो। हम ये चीज़ें इसलिए बताते हैं क्योंकि ये हमारी चारों तरफ ये सब चीज़ें चली, सिर्फ हमारे ही चारों तरफ नहीं, आप सभी लोग जो आप लोग ये पढ़ रहे हो, देख रहे हो, सभी के चारों तरफ यही चीज़ें चल रही हैं और सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। बस ये है कोई आवाज़ नहीं उठाता है। जहाँ पे भी चले जाओ, जिस क्षेत्र में भी चले जाओ, यही चीज़ें आप बहुत ज़्यादा काबिल हैं। यहाँ पे तो खैर कर की बात हो गई कि जनता के लिए कर वसूला जाता है और जनता पर ही खर्च किया जाता है। तो ऐसा नहीं है, जिसको नीड होती है वहाँ तक वो पहुँच ही नहीं पाता। इसी तरह से कोई बेनिफिट वाली बात आती है तो वहाँ तक नहीं पहुँचता, भले वो उसके काबिल हो, भले आप कितने भी वेल क्वालिफाइड हो, भले ही आप कितने काबिल हो, लेकिन वो सीट अगर आपके लिए है लेकिन वो आपको नहीं मिलेगी। वो मिलेगी किसको? जिसके वहाँ पे कोई हैं, जिसके कोई जान पहचान के हैं, जिसके कोई अपने हैं, ठीक है। या फिर अपना सबसे बड़ा अपना कौन है? जो पैसा होता है, जो धन होता है। तो पैसा लेके वो जो काबिल नहीं है उस सीट के, उसको वो चीज़ मिल गई, वो सीट मिल गई, और जो काबिल है तो उसको वो सीट नहीं मिली। तो ये चीज़ें तो खैर चल ही रही हैं, आप सभी लोगों को पता है। उसके बाद क्वेश्चन है बैंकिंग का क्या अर्थ है? तो ई बैंकिंग से अभिप्राय ऐसे बैंकिंग व्यवसाय से जो इलेक्ट्रॉनिक पद्धति
माध्यम से कार्य करता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक पद्धति के माध्यम से कार्य करता है। यानी ई बैंकिंग यानी इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, फुल फॉर्म आपका हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। भूमि विकास बैंक की स्थापना कब हुई? तो 1968 में। सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो सहारा मरुस्थल अफ्रीका के उत्तरी भाग में अटलांटिक महासागर से लाल सागर तक 5,600 किलोमीटर की लंबाई तक, सूडान के उत्तर तथा एटलस पर्वत के दक्षिण तक 1,300 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला हुआ है। वन संरक्षण क्या है? तो वन संरक्षण वानिकी की एक शाखा है जो जंगल के संरक्षण या सुधार से संबंधित है। उसके बाद है भारत की तीनों सेनाओं का प्रधान कौन होता है? तो राष्ट्रपति। रिपीटेड क्वेश्चन। और स्थायी बंदोबस्त के 2 लाभ लिखिए। तो स्थायी बंदोबस्त के 2 लाभ हो जाते हैं, इसमें कंपनी तथा लोगों के आर्थिक हितों की अधिक रक्षा हुई और इसमें राज्य को एक निर्धारित आय निश्चित समय पर प्राप्त हो जाती है, चाहे पैदावार हो या ना हो। तो इस तरह से यहाँ पे आपके 2023 के भी क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल पर अभी विजिट किया है तो उसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हर एक नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है और बिना सब्सक्राइब के आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाता। आप सोचिए कि जब प्लेलिस्ट नहीं बनी होती है तो क्लासेस कमेंट्स आते हैं कि मैम क्लासेस प्रोवाइड नहीं हो पा रही हैं, प्लेलिस्ट बनवा दीजिए, प्लेलिस्ट बनवा दीजिए। तो जब प्लेलिस्ट बिना क्लास नहीं मिल पा रहे हैं तो बिना सब्सक्राइब के क्लासेस कैसे मिल पाते हैं, है ना। तो ये चीज़ें, तो इसलिए आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके ही बेनिफिट के लिए ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी तरह की क्लास को लेकर। बाकी आप लोग की अगर कोई डिमांड है कि आपको कौन सी क्लास चाहिए तो आप लोग कमेंट करें, और ये भी क्लास आपकी डिमांड पर ही है, क्योंकि कमेंट आते हैं तो हम उसका रिप्लाई इस तरह से देते हैं कि आपके कमेंट का रिप्लाई, तो आपने कहा कि क्लास चाहिए तो मतलब आपको क्लास ही मिल जाती है। तो अब आपको कौन सी क्लास चाहिए आप लोग कमेंट करें, तो वही क्लास हम लेकर आएंगे। बाकी तो हम अपने तरीके से चीज़ों को कंटिन्यू कर ही रहे हैं। थैंक यू।